हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी लोगों का टारगेट फॉर आईक्यू में। यहाँ पे हम लोग आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सीरीज कवर कर रहे हैं जो आने वाले एपीओ एग्जाम और जुडिशरी एग्जाम में अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। ये इसका पार्ट सेकंड है, तो इसको आप देखिएगा। देख के आप फीडबैक, जैसा भी आपका कमेंट हो, जो भी आपके सजेशन हो या जो भी आपका शक संदेह हो, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन है कि किस अपराध में दुराशय जो है ये एक आवश्यक तत्व नहीं होता है। आवश्यक तत्व नहीं होता है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों द्विविवाह। द्विविवाह जो होता है इसमें दुराशय जो है यह आवश्यक तत्व में नहीं आता, यानी आपराधिक मनस्थिति आवश्यक तत्व में नहीं आती है। अब इसके कुछ अपवाद हैं कि आवश्यक तत्व, वैसे तो अपराध का आवश्यक तत्व दुराशय है, मगर इसके कुछ अपवाद हैं। वो अपवाद क्या हैं? द्विविवाह इसका अपवाद है, लोक उपताप इसका अपवाद है, अपलेख इसका अपवाद है और न्यायालय की अवमानना भी इसका अपवाद है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, चारों नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बेसिकली जो चार अपराध हैं ये कठोर दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है, यानी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद जो है ये मनाह स्थिति यानी मेंसरिया के सिद्धांत को पुनर्जीवन करता है? मनाह स्थिति यानी मेंसरिया के सिद्धांत का पुनर्जीवन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है ब्रेंट बनाम वुड्स। ब्रेंट बनाम वुड्स ये 1946 का केस है और इस केस में बेसिकली मनाह स्थिति और सांविधिक अपराध से संबंधित मामले बताए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, दुराशय के सिद्धांत को ब्रिटिश कॉमन लॉ ने सर्वप्रथम एक चोरी के मामले में लागू किया था। किस मामले में लागू किया था, किसके द्वारा लागू किया गया था, यह आपको बता दें। तो ये देखिए मामला क्या था। मामला था आर बनाम आर वर्सेस प्रिंस। आर वर्सेस प्रिंस का मामला था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और किसने दिया था? ये दिया था ब्लैकबर्न के द्वारा। सॉरी, ब्लैक स्टोन लिखा, ब्लैकबर्न के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ब्लैकबर्न के द्वारा ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक संविधि यानी स्टैच्यू में दुराशय जो अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं कर दिया गया हो। यह मत सर्वप्रथम किस वाद में दिया गया था, ये आपको बताना है। किस वाद में सर्वप्रथम यह मत दिया गया था? तो ये दिया गया था सेराज बनाम डी रूटजन। सेराज बनाम डी रूटजन का मामला। ये कब का मामला है? 1895 का। 1895 का। इसको पॉइंट आउट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बाद में इस मत को जो है मान्यता प्रदान की उच्चतम न्यायालय ने किस किस वाद में? महाराष्ट्र बनाम एच जार के मामले में, नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में और गुजरात बनाम आचार्य देवेंद्र प्रसाद पांडे जी के वाद में। अगला है, देखिए, प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है। किस वाद में कहा गया है? देखिए ये वो फिर से रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। ये कहा गया है सिराज बनाम डी रूटजन के मामले में। ठीक है, इसमें बेसिकली निर्णय क्या दिया गया था कि प्रत्येक जो अधिनियम है इसमें मनाह स्थिति अंतर्निहित होती है जब तक कि इसके प्रतिकूल इसे सिद्ध नहीं कर दिया जाता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जो है ये दुराशय के सिद्धांत और सांविधिक अपराध से संबंधित है? दुराशय के सिद्धांत और सांविधिक अपराध से संबंधित कौन सा मामला है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आर बनाम प्रिंस। अभी मैंने आपको पहले बताया भी था, ये आर बनाम प्रिंस का है, ये दुराशय और सांविधिक अपराध से संबंधित है। ये दुराशय और सांविधिक अपराध से संबंधित है। जो मैग्नेटन का वाद है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 84। ये है बेसिकली विकृत चित्तता से संबंधित है। जो डीबीपी और बियर्स का मामला था ये किससे संबंधित है? 85, सेक्शन 85 से संबंधित है, सेक्शन 85 से। और इसमें बेसिकली मत्तता से इसको संबंधित बताया जाता है। और आर बनाम डेडले और स्टीफन, इसका जो वाद है ये आवश्यकता में आत्मरक्षा के सिद्धांतों की सीमाओं से संबंधित वाद है। इसको भी आप नोट रखिएगा। और ये किस धारा में है? ये धारा 81 में है। ठीक है, ये धारा 81 में बताया गया है। नेक्स्ट, अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है,
परंतु इसको दूसरों के लिए बलिदान कर देना परम कर्तव्य है। यह टिप्पणी कीन बनाम डेडले एंड स्टीफन के बाद में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, यह आपको बताना है। तो ये की गई थी लॉर्ड कार्लिस के द्वारा, लॉर्ड कार्लिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आर बनाम प्रिंस 1875 का एक केस है के प्रकरण में किस न्यायाधीश ने कहा था कि उन अपराधों में जो विधिक अपकृत्य मनुष्य द्वारा बनाई गई विधि का उल्लंघन है, अभियोजन पक्ष द्वारा दुराशय सिद्ध करना होता है, जबकि ऐसे अपराधों में जो स्वयं में विधि और नैतिक रूप से हानिप्रद होते हैं उसमें विशिष्ट रूप से दुराशय को सिद्ध नहीं करना पड़ता है, दुराशय मान लिया जाता है। ये किसका कथन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पीसीएस में आ चुका है और पीसीएस जे में, एपीओ में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये कहा गया था ये न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न के द्वारा। आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस को दंडित करने का आधार क्या था? जो आर बनाम प्रिंस का मामला था, इसमें प्रिंस को जो दंडित किया गया था, इसमें किस आधार पे इसको दंडित किया गया था? तो इसका आधार था प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध होना। ठीक है, प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध था, इसलिए इसको दंडित किया गया था। जो ये इसमें जज थे वो ब्लैकबर्न थे और ये 1875 का केस है। निम्नलिखित में से किसमें दुराशय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया है? इसके कुछ अपवाद भी हैं दुराशय के, वो मैंने शुरुआत में आपको बता दिए हैं, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो किसमें माना गया है दुराशय को एक आवश्यक तत्व? ये माना गया है उपयुक्त सभी मामलों में। मैंने आपको बताया था, ये मामले मैंने डिस्कस भी किए हैं। अगला क्वेश्चन, यह कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी ना हो। निम्नलिखित विषय में से किस वाद में इस सिद्धांत की विवेचना की गई थी? तो ये किस वाद में कहा गया था? तो ये कहा गया था आर बनाम टालसन के वाद में इसको बताया गया था, आर बनाम टालसन के वाद में। अगला क्वेश्चन है, एक पति ने अपनी पत्नी को बिना कुछ सूचित किए कहीं पे चला गया, एक पति, उसने उसके बारे में पता लगाया परंतु कुछ पता नहीं चला। 6 वर्ष के इंतजार करने के पश्चात महिला ने पुनर्विवाह कर लिया। 7 वर्ष के अवसान के पूर्व ही पति वापस आ गया और पत्नी पे दूसरा विवाह करने का वाद लाया। पत्नी इसके लिए क्या होगा? स्थिति बताइए। पत्नी जो होगा द्विविवाह की दोषी है क्योंकि उसका पति अभी जीवित है और ये 7 वर्ष तक की अवधि के लिए इसको बनाया गया है। इसमें दुराशय निहित तत्व नहीं होता है, इसमें दुराशय नहीं होता है, दुर्विवाह में दुराशय निहित तत्व नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाद में न्यायालय ने पूर्ण रूप से यह निर्धारित नहीं किया कि दुराशय अपराध के लिए एक आवश्यक अंग है? पूर्ण रूप से नहीं बताया किस मामले में? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सरजू प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये मामला जो था 1961 का मामला है और इसमें अब निर्धारित किया गया था कि किसी अपराध को आशय के लिए किए गए कार्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं है कि वह अंतिम कार्य है या नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जो है इसमें आपराधिक मना स्थिति यानी दुराशय से संबंधित ये वाद नहीं है? इनमें से कौन सा वाद ऐसा है? तो देखिए ये है बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का वाद। ये जो वाद है ये सामान्य आशय से संबंधित है, जबकि अन्य 3 वाद जो हैं ये आपराधिक मना स्थिति से संबंधित हैं। अगला फिर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद दुराशय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इन सब क्वेश्चन को आप नोट डाउन भी करते रहिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। रेग बनाम गोविंदा का जो मामला था ये दुराशय के सिद्धांत से संबंधित नहीं था। ठीक है, यह दुराशय के सिद्धांत से संबंधित नहीं था और जितने बाकी विकल्प दिए हैं ये दुराशय के सिद्धांत से संबंधित हैं। ये इसमें बेसिकली आपराधिक मानव वध और हत्या के बीच में अंतर को समझाया गया था, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2, 3 और 4 ये सही सुमेलित नहीं है। सिराज बनाम डी रूटजेन बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और
जो वीरेंद्र कुमार घोष एम्परर का मामला था, ये इससे संबंधित नहीं था। वीरेंद्र कुमार घोष का सामान्य आशय यानी धारा 34 सामान्य आशय से संबंधित था। अभयानंद का जो केस था यह आपराधिक प्रयत्न किसमें है, धारा 511 इससे संबंधित था। और ज्ञान कौर का ये आत्महत्या से संबंधित था, धारा कौन सी है, धारा 309। तो ये इससे नहीं था और ये मरने के अधिकार से भी नहीं था और ये मतता से भी नहीं था। ठीक है, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद दुराशय तथा सांविधिक अपराध से संबंधित नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हुआ करते हैं, दुराशय और सांविधिक अपराध से संबंधित नहीं है, तो ये है ऋषि देव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये जो है ये वाद सामान्य आशय से संबंधित था। सामान्य आशय किस धारा में दिया गया है, यह आप बताइएगा। सामान्य आशय, ये सामान्य आशय से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध के लिए दायित्व के संदर्भ में दुराशय के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। दुराशय के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा कि चाहे उसने आपराधिक कार्य कारित किया हो या नहीं, अभियुक्त लापरवाह हो, ये दुराशय से संबंधित नहीं। अब यहाँ पे आपको सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, आपको सही उत्तर का मिला के चयन करना है और बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो जो दुराशय और सांविधिक अपराध है ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है स्वीट बनाम पार्सले से संबंधित, ये स्वीट बनाम पार्सले से संबंधित है। दुर्घटना जो है, दुर्घटना किससे संबंधित है, तो दुर्घटना संबंधित है जोगेश्वर बनाम एम्परर के वाद से। चित्त विकृतता ये संबंधित किससे है, ये आर बनाम आर्नल्ड के मामले से संबंधित है। और दुष्प्रेरणा जो है ये कीन बनाम मोहित के मामले से संबंधित है, क्वीन बनाम मोहित के मामले से। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, फिर आपको सूची दी हुई है और इन सूची का आपको सही चयन करके बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका देखिए, क्वीन बनाम मोहित, अभी मैंने आपको बताया है क्वीन बनाम मोहित किससे संबंधित है, तो अगर आपने ढंग से इसको पढ़ा होगा तो अभी आप कर लेंगे इसको। तो ये संबंधित है उत्प्रेरण के सिद्धांत, उत्प्रेरण के सिद्धांत से। और भी इसमें बताया गया था मगर उत्प्रेरण के सिद्धांत से संबंधित है क्वीन बनाम मोहित। अगला है आर बनाम आसबोर्न। आर बनाम आसबोर्न जो है ये आपराधिक प्रयत्न से संबंधित है। ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों संबंधित है सामान्य आशय से। और आर बनाम आर्नल्ड संबंधित है चित्त विकृतता। तो अगर आप नोट डाउन भी कर लेंगे तो भी आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, दुराशा दिया हुआ है, आर बनाम प्रिंस, आवश्यकता डीपीपी बियर्स, और चित्तविकता मैग्नाटन का वाद, और मतता है वासुदेव और पेप्सुराज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये गलत है। ठीक है, ये युग्म सही सुमेलित नहीं है। जो डीपीपी बियर्स का मामला है ये है 85 से संबंधित है, अभी मैंने आपको बताया अनैच्छिक मित्रता से, अनैच्छिक मित्रता से संबंधित है। ठीक है ना, और बाकी सब सही है। अब इसमें आपको गलत उत्तर बताना है। गलत उत्तर आपको बताना है कि कौन सा उत्तर इसमें गलत है। कॉमन लॉ में दुराशय के सिद्धांत के निम्नलिखित मान्य अपवाद हैं। इसमें कौन से निम्नलिखित में से मान्य अपवाद हैं वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तित्व उपताप। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था। कॉमन लॉ का यह सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कारित अपराध के लिए प्रतिनिधिक दायित्व के अधीन नहीं होगा जब तक कि उसने अपराध कारित करने के पूर्व सम्मति न दे दी हो या उसको अधिकृत न कर दिया हो। उपयुक्त नियम अपवाद है। किसका अपवाद है, तो ये है देखिए लोक उपताप का, लोक उपताप का अपवाद है। अगला दिया हुआ है कि कोई, एक इसमें छूट गया है, चलिए मैं बताता हूं भी। कोई भी व्यक्ति दूसरे के द्वारा किए गए कार्यों के लिए आपराधिक रूप से दायित्वाधीन
नहीं है जब तक कि उसने कार्य को प्राधिकृत न कर दिया हो या अपनी सम्मति न दे दी हो। कॉमन लॉ में निम्नलिखित में से किस नियम में अपवाद नहीं है? आपको नहीं बताना है किस नियम में अपवाद नहीं है, तो ये है, देखिए इसमें से कोई भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा आपराधिक अपलेख। अपलेख, आपराधिक अपलेख, ये मैंने आपको बताया है, फिर भी इसको नोट डाउन। इसका सही आंसर होगा आपराधिक अपलेख। ये तीनों ही नहीं है, ठीक है, तीनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य विधि में सामान्य सिद्धांत का मान्य अपवाद नहीं है? सामान्य विधि में सामान्य सिद्धांत का मान्य अपवाद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन है वो? तो आपको ये बताना है। इसमें सही आंसर होगा मानहानि। ये सरल भी है, बहुत ज़्यादा टफ भी है। तो चलिए, ये हम लोगों का सेकंड सीरीज थी, लेक्चर सेकंड था। मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।